ये कहानी है एक हाउसवाइफ की जो अपने शादीशुदा जिंदगी में घुट रही है क्योंकि उसका पति उसे बहुत गाली देता है। अपने पत्नी के कामों को वो कभी अप्रिशिएट नहीं करता, सबके सामने उसे जलील करता है। तो अब उस पत्नी का क्या कदम होगा, देखेंगे आज की कहानी में, जो है एक बंगाली सीरीज जो 2024 में ही होईचोई पे रिलीज हुई थी। इस सीरीज का नाम है लज्जा, मतलब लाज या शर्म। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस कहानी की शुरुआत में हम जया को देखते हैं जो रात में मेन रोड में भाग रही थी और उसके पीछे उसका पति और उसका भाई दौड़ रहा था। आखिर में वो जया को पकड़ लेते हैं और जया कहने लगती है मैं पागल नहीं हूँ। आखिर ये सब हुआ क्या क्या हुआ है जया के साथ, ये देखने के लिए हम फ्लैशबैक में जाते हैं। जया और उसके पति पार्थो को देखते हैं जो अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। ये घर दिखने में बहुत ही सुंदर था। पार्थो का पूरा परिवार और उसके सभी दोस्त गृह प्रवेश में पहुंचे थे। पूजा हो जाने के बाद लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और वहां पार्थो के दोस्त उसके फ्लैट की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं कि घर दिखने में काफी अच्छा है, ये एरिया भी काफी रेप्यूटेड है। दीपांजन पूछता है कि ये घर आखिर कितना स्क्वायर फुट का होगा, जिस पर जया तुरंत जवाब देती है 2200। पार्थो भड़क जाता है और अपनी पत्नी को सबके सामने गाली देता है और कहता है बेकार की बातें मत करो, 2800 स्क्वायर फुट है। ये देखकर सभी के चेहरे से खुशी उड़ चुका था। पार्थो कहता है 2800 के जगह 2200 बोलेगी तो दिमाग खराब नहीं होगा, लोन उसे थोड़ी मुझे भरना पड़ता है। अब वहाँ जितने भी औरतें आई हुई थी उन्हें जया के लिए काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके पति ने सबके सामने उसे जलील किया। जब जया किचन में होती है तो याद करती है कि कैसे एक दिन उसका पति पुराने घर में अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा था जो उसे नहीं मिल रहा था और जया भी आकर मदद करती है, जिस पर उसका पति उससे कहने लगता है कि तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स को हाथ ही क्यों लगाती हो, और वो अपनी पत्नी को बेवजह गाली दे देता है, जिस पर जया को बहुत बुरा लगता है। बाहर बैठी औरतें पेंटिंग्स को देखती हैं जो जया ने बनाया है, जो काफी खूबसूरत भी है। लेकिन पार्थो एक पत्थर दिल इंसान की तरह बोलता है कि घर में खाली बैठे बैठे वो क्या ही करेगी। और उन लोगों की बातों से पता चलता है कि जितने भी दोस्त बैठे हैं उनके बच्चों की परवरिश ज्यादातर आया ने की है। लेकिन पार्थो कहता है कि मैं अपनी बेटी श्रुति के साथ ऐसा नहीं होने देता। अब वो हाई स्कूल में पढ़ रही है और वो कहता है मेरी पत्नी तो लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वो घर में काम करती थी, लेकिन अब मैंने उसे अलाउ कर दिया है, वो काम करने जा सकती है। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि जया है इसलिए कुछ बोल नहीं रही है, अगर हमारी पत्नियां होती तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देती। जया अपनी माँ और अपनी सास को चाय देती है और जया की सास कह रही होती है कि पार्थो के कहने पर जया अब जबरदस्ती काम करने के लिए जाती है। इसके ऊपर कितना बोझ हो गया होगा। यहाँ पता चलता है कि जया एक एनजीओ में काम करती है जहाँ वो औरतों को सिलाई कराना, आचार बनाना ये सब सिखाती है। गृह प्रवेश में जया के भैया अजय नहीं पहुंचे, जिस पर उसकी माँ कहती है ऑफिस का इतना काम है, छुट्टी मिलती कहाँ है। दूसरी तरफ हम जया की बेटी को देखते हैं, श्रुति, जो अपने कजन सिस्टर के साथ बैठकर बात कर रही थी और अपनी माँ का मजाक उड़ा रही थी, ये कहते हुए कि उसकी माँ को तो इंग्लिश आती ही नहीं है। अब किचन में आग लग जाती है क्योंकि जया गैस ऑन करके छोड़ दी थी। ये देखकर सभी जया को भला बुरा कहने लगते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि पुराने घर में भी तुमने ऐसा ही एक दिन किया था, नए घर को पहले ही दिन जला के छोड़ोगी क्या। अब रात हो जाने के बाद शर्मिष्ठा, जो एनजीओ में काम करती है, वो जया को कॉल करके बोलती है कि कल तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि कल बोर्ड मेंबर आने वाले हैं और हमें फंड्स भी मिलेंगे। पार्थो का एक दोस्त दीपांजन अपनी पत्नी से बात कर रहा था और कह रहा होता है कि उसका दोस्त काफी आगे निकल गया और सोच रहा होता है कि आखिर वो अलग कर क्या रहा है, क्योंकि दोनों तो एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, एक ही स्कूल में गए हैं, एक ही नौकरी कर रहे हैं। उसकी पत्नी कहती है उस घटिया आदमी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, उसने अपनी पत्नी को क्या बोला तुमने सुना। दीपांजन कहता है वो तो है ही गर्म दिमाग का। अब रात में जब जया अपनी बेटी को गुड नाइट बोलने के लिए आती है तो वो अपनी माँ पर ही गुस्सा हो जाती है, कहती है किसी दूसरे के कमरे में आने से पहले नॉक नहीं करते। जब उसकी माँ उसे सुला रही थी तो श्रुति कहती है कि आपके हाथ से बदबू आ रही है और वो अपनी माँ को जाने को बोलती है। जब वो अपने कमरे में आती है तो वो अपने हाथ में मॉइस्चराइजर लगाती है और अपने पति का मूड अच्छा करने के लिए वो एक अतरंगी सा ड्रेस पहन लेती है। लेकिन पार्थो कहता है कार्टून लग रही हो, अब जाओ कपड़े बदल के आओ। अब अगली सुबह जया लग जाती है घर के काम करने में और उसे भी एनजीओ जाना था, लेकिन फिर भी वो अपने पति और अपनी बेटी के लिए टिफिन रेडी करती है। उसकी सास उसे पूछती है कि इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो। जया कहती है कि एनजीओ में एक स्पेशल विजिटर आने वाले हैं। पार्थ मजाक उड़ाता है कि जहाँ लोग सिलाई सीखते हैं, आचार बनाते हैं, वहाँ विजिटर आके करेगा ही क्या। श्रुति स्कूल के लिए चली जाती है और जया अपने पति से कहती है मुझे भी जरा एनजीओ छोड़ दीजिएगा। पार्थो परेशान हो जाता है कि आज उसकी पत्नी उसे लेट करवा के छोड़ेगी। जब वो लोग निकलते हैं और वो लोग रेड सिग्नल पे खड़े थे, लेकिन तभी एक बाइक वाला पार्थो के गाड़ी को स्क्रैच करके चला जाता है। पार्थो गुस्सा हो जाता है और उस लड़के के साथ गाली गलौज करने लगता है।
जया ये सब देखकर अपने पति को वहां से चलने को बोलती है तो पार्थो अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है ये गाड़ी तेरे बाप की नहीं है। और वो सभी अजनबियों के सामने अपनी पत्नी के ऊपर इतना चिल्लाता है, वो भी बेवजह, जिस वजह से वहां पर खड़े लोग भी हैरान हो गए थे। अब हम जया को देखते हैं जो अंधेरे कमरे में कैद होती है एक जेल में। अब वापस से फ्लैशबैक में जब जया एनजीओ में होती है तो एक बूढ़ी औरत पड़ोस वाले घर से जो एक कमरे में बंद थी वो चिल्ला रही थी, कहती है मुझे यहाँ बंद करके रखा गया है, मुझे निकालो, मैं पागल नहीं हूँ। एनजीओ में मिस्टर फर्नांडिस नाम के स्पेशल विजिटर आते हैं और सभी लोग खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जया उस बूढ़ी औरत को देखकर इतनी घबराई हुई थी इसीलिए वो पानी पीने जाती है तो टेबल पर ही पानी गिरा देती है। वहाँ पर उसकी दोस्त मो उसे संभालती है। जया सभी से सॉरी कहती है। पार्थो ऑफिस आता है तो उसका दोस्त दीपांजन बताता है कि बॉस काफी गुस्से में है क्योंकि कल हम दोनों छुट्टी में थे। फिर वहाँ एक आदमी आता है अपना फाइल पार्थ से चेक करवाने, लेकिन पार्थो फाइल को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत गाली देता है और भगा देता है। मिस्टर फर्नांडिस क्लास में आते हैं जहाँ सारी औरतें जया के अंडर सिलाई का काम सीखती हैं। शर्मिष्ठा जया से कहती है मिस्टर फर्नांडिस के लिए गिफ्ट लेकर आओ, लेकिन जया उन्हीं बातों में खोई हुई थी। याद करती है कैसे उसके पति ने सबके सामने उसे जलील किया। फिर वो बूढ़ी औरत को याद करती है, उसका हाथ कांपने लगता है और गिफ्ट गिर जाता है। ये देखकर शर्मिष्ठा जया के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। ऑफिस में पार्थ दीपांजन को बताने लगता है कि ऑफिस आते समय क्या हुआ रास्ते में। शर्मिष्ठा बहुत गुस्से में थी कि एक तो जया सुबह से अजीब बर्ताव कर रही है, दूसरी है मो जो एक ऑफिशियल मेल सेंड कर चुकी है क्योंकि उन्हीं के साथ काम करने वाला सुप्रियो ने उसे गाली दिया। मो जाकर बताती है कि जब भी मैं सुप्रियो से बात करने जाती हूँ, पूछने जाती हूँ कि मेरी कोई जरूरत है या नहीं, मैं कोई काम कर सकती हूँ या नहीं, तो वो मुझसे बात करता ही नहीं, मुझे गाली देता है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता। कितने दिन ये सब बर्दाश्त करूंगी। जया कहती है बिल्कुल ठीक किया, ये कोई घर थोड़ी है। मो कहती है घर में भी ये सब करना सही नहीं है। मो बताने लगती है कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तभी मैंने रास्ते में देखा कि तुम्हारा पति रास्ते में किसी से झगड़ा कर रहा था और वो तुम्हारे ऊपर भी चिल्ला रहा था, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जया कहती है मेरे पति का तो दिमाग थोड़ा गर्म है। रात के समय जब जया घर आ रही थी तब भी वो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। अब रात में सब जब डिनर करने के लिए बैठे हुए थे तो किसी को भी खाने का टेस्ट पसंद नहीं आता। पार्थो अपनी पत्नी से कहता है कि एनजीओ में खाना बनाना नहीं सिखाते क्या, तुम्हें भी सीखना चाहिए। जया नाराज होकर किचन में चली जाती है और पार्थो की माँ कह रही होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया उसे। पार्थो कहता है डिप्रेशन हो गया होगा और क्या। अब सोने से पहले वो अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जया मूड में नहीं थी। पार्थो गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, नया घर है, नई गाड़ी है, अब क्या नया पति भी चाहिए। सुबह हो जाने के बाद वो काफी दुखी थी और अपने पति से कहती है मुझे कुछ दिन अलग रहना है। पार्थो परेशान हो जाता है और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जया चाहती क्या है। वो इस बारे में अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ कहती है कि जया को कुछ दिन उसके घर भेज देने। जया के मायके में देखते हैं जया की बहन टिया अपनी ही बहन का मजाक उड़ा रही थी, ये कहते हुए कि वो एनजीओ में औरतों को आचार बनाना सिखाती है, जिस पर जया की भाभी चूरनी वो जया का बचाव करते हुए कहती है कि काम के बदले में जिसमें पैसे मिलते हैं उसे ही तो नौकरी बोलते हैं, तुम लोग हमेशा जया के पीछे क्यों पड़े रहते हो। तभी जया के भाई अजय को पार्थो का कॉल आता है और जया के भाई और भाभी तुरंत जया के घर पहुंच जाते हैं। जया मो को मैसेज कर देती है कि आज वो काम पे नहीं आएगी। घर पहुंचने पर पार्थो उन दोनों को बताता है कि जया डिप्रेशन में है, इसलिए उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट को बुक किया है। वो कह देता है कि जया पागल हो गई है। जया से उसका भाई मिलता है और वो घर की बहुत तारीफ करता है, कहता है तुमने घर को बहुत अच्छा सजाया है। वो अपनी बहन से कहता है कि कल शाम को चलते हैं डॉक्टर के पास। जया पूछती है डॉक्टर क्यों, तो अजय कहता है तुम्हें जरूर कुछ हुआ है क्योंकि अचानक तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लगता। जया कहती है मुझे बस कुछ दिन अपने घर में रहना है। ऑफिस में दीपांजन पार्थो को समझा रहा होता है कि तुम दोनों को ही काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। जया की भाभी चूरनी वो भी काफी गुस्से में थी कि लोग जया को पागल समझ रहे थे। वो उसे जाकर बात करती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो लोग पहले ही अपना मन बना चुके हैं कि वो तुम्हारा इलाज करवाना चाहते हैं। जया का पति और भाई जया को दिमाग के डॉक्टर के पास लाते हैं चेकअप कराने एक सरकारी हॉस्पिटल में, और वहाँ जया मेंटल पेशेंट को देखकर बहुत घबराने लगी थी। अजय पार्थो को समझाता है कि सरकारी हॉस्पिटल से अच्छा है कहीं प्राइवेट चेंबर में चलते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जया अपनी जगह पे नहीं थी। फिर शुरुआत वाले सीन को दिखाया जाता है जहाँ जया मेन रोड में भाग रही थी। अजय और पार्थो उसके पीछे दौड़ रहे थे और जया कह रही होती है मैं पागल नहीं हूँ। दूसरी तरफ पार्थो के दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं पार्थो एक नंबर का पागल है, वो अपनी पत्नी को गंदी सरकारी हॉस्पिटल में लेके चला गया, प्राइवेट चेंबर में लेके जाना चाहिए था। उन दोनों की पत्नियां कह
कह रही होती है कि जया के साथ उस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो शादी करके अपने पार्टनर के साथ लंबे समय से रह रहे हैं उनके बीच सब कुछ हैप्पी होता है। यहाँ तक कि अब उन दोनों के बीच कुछ भी पर्सनल नहीं रहा। हम तो सब कुछ जानते हैं कि जया की हालत क्या है। चूरनी जया को समझाती है कि तुम हमारे यहाँ चलो, हमारे घर पे रहना, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। लेकिन पार्थो अपनी पत्नी को डांटने लगता है कि चलो डिनर कर लो और ये सब नाटक करना बंद करो। जया को तभी पैनिक अटैक आने लगता है। वहाँ पर श्रुति आ जाती है जो अपनी माँ को डिनर के लिए बुलाने लगती है, लेकिन जया अनजाने में ही एक लैंप फेंक देती है जो उसकी बेटी को लग जाता है। ये देखकर पार्थो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो लोग श्रुति को लेकर तुरंत हॉस्पिटल आते हैं और गुस्से में पार्थो अजय और चूर्णी से कहता है कि जया को कर तुम लोग चले जाओ और तुम लोग किसी अच्छे हॉस्पिटल को ढूंढकर अपनी बहन का इलाज करवाओ। शुक्र मनाओ कि मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। मैं अपनी बेटी के साथ किसी पागल औरत को रहने नहीं दूंगा। देखते हैं कि पार्थो ने अपनी पत्नी का हाथ बांध कर उसे कमरे में ही लॉक करके रखा है। श्रुति अपनी दादी से अपनी माँ की हालत के बारे में बात करती है, जिस पर उसकी दादी उसे समझाती है कि तुम्हारी माँ क्या चाहती है हमें तो समझ नहीं आ रहा, वो बस अलग रहना चाहती है, इसलिए हम तुम्हारी माँ को तुम्हारे मामा के घर भेज रहे हैं। श्रुति कहती है माँ कुछ तो चाहती है लेकिन अभी वो भूल गई है। दीपांजन से बात करते हुए उसकी पत्नी कह रही होती है कि मान सम्मान यही तो जया को चाहिए। वो लोग जानते हैं कि श्रुति के साथ क्या हुआ, पर वो लोग ये भी समझते हैं कि जया ये जानबूझ के नहीं की। चूरनी को पार्थो के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब तक जया कुछ खाई भी नहीं है, न ही पार्थो दरवाजा खोलने का परमिशन देता है। वो अजय को समझाने की कोशिश करती है कि जया के साथ कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, लेकिन अजय बस इतना ही कहता है कि मैं इन दोनों के लफड़े के बीच नहीं पड़ना चाहता। भले ही वो मेरी बहन हो लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स उन दोनों का पर्सनल मैटर है। आज तक हमारे फैमिली में किसी को डिप्रेशन नहीं हुआ और लैंप फेंक कर मारना ये डिप्रेशन नहीं होता। अब सुबह हो जाती और अभी तक उन्होंने जया को कमरे से नहीं निकाला। पार्थो कहता है मैं ऑफिस के लिए चला जाता हूँ, उसके बाद ये ड्रामा जारी रखिएगा। वो अजय को बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो जया का इलाज करवा पाए। चूरनी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा था जैसे पार्थो उन पर एहसान कर रहा है। वो पूछती है तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहते हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चला जाता है। ऑफिस में शर्मिष्ठा भी परेशान थी कि कुछ दिन से जया आ नहीं रही है। मोह को भी कुछ अजीब लग रहा था। वो जया को कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। फिर कमरे में चूरनी आती है और दरवाजे को खुला छोड़ देती है। जया अपनी बेटी से माफी मांगती है। वो श्रुति से कहती है कि कभी कभी अपने मामा के घर आ जाना मुझसे मिलने, लेकिन श्रुति गुस्से में कहती है नहीं आऊंगी। वो अपनी माँ से कहती है तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारे वजह से घर में अशांति फैली हुई है। जया जाने से पहले वो नौकरानी को घर का सारा काम समझा देती है और अब तो उसे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन चूरनी जया को समझाती है कि यहाँ सब कुछ सही रहेगा, तुम फिक्र मत करो। जया की माँ अपनी बेटी को घर पे देखकर हैरान हो गई थी कि ये यहाँ क्या कर रही है। जया को देखकर जया की बहन भी ड्रामा करने लगती है, कहने लगती है कि जरूर पार्थो ने इसे घर से निकाल दिया होगा और अपनी दीदी को अपने कमरे में वो रहने नहीं देगी। जिस पर चूरनी और अजय दोनों को बहुत गुस्सा आता है कि वो अपनी ही दीदी के बारे में ऐसा सोचती है। जया की माँ कहती है मेरे बिस्तर पे तेरे पापा बीमार पड़े हुए हैं तो जया मेरे कमरे में कहाँ सोएगी और घर में जगह कहाँ है। जया अपने पापा से मिलती है और उसके पापा उसे पूछते हैं कि कब आई। वो कहती है बस कुछ समय पहले ही। उसके पापा पूछते हैं क्या तुमने नहा लिया। वो कहती है हाँ। उसके पापा कहते हैं कई दिनों से मैं नहीं नहाया। जया कहती है मैं आ गई हूँ तो एक दिन मैं आपको नहला दूंगी। जया रोने लगती है और उसके पिता उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, लेकिन जया कुछ नहीं कहती, नहीं तो उसके पापा को टेंशन हो जाएगी। चूरनी कहती है कि वो अपने काम पर वापस जाना चाहती है क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया। टिया कहती है कि आप मुझे ताना तो नहीं मार रही क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। चूरनी कहती है मैं किसी को ताना नहीं मार रही, बस तुम समझ नहीं पाओगी कि 2 दिन जॉब में ना जाना क्या होता है। जया तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकलने वाली थी, लेकिन चूरनी उसे पहले कुछ खा लेने को बोलती है। तभी जया की माँ जया के हाथ में रस्सी के निशान को देखती है, जिस वजह से उसका हाथ लाल हो गया था। पार्थ दीपांजन से बात कर रहा था और उसे बताता है कि उसकी पत्नी मायके जा चुकी है और वो फिर से जया से नहीं मिलने वाला। जया अपने ऑफिस पहुंचती है तो मोह उसे पूछती है कि तू इतने दिन कहाँ थी, ना फोन कर रही थी ना कोई मैसेज। वो उसे बता देती है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरे वजह से मेरी बेटी को चोट पहुंचा है। वो मोह से कहती है कि प्लीज तुम मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, सरकारी हॉस्पिटल नहीं कोई प्राइवेट चेंबर में। मोह कहती है मेरी एक दोस्त है जो प्राइवेट चेंबर में काम करती है, मैं बात करती हूँ। जया मोह को सब कुछ बता देती है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जया ऐसा भी कुछ कर सकती है। जया ये भी कहती है कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मोह उसे कहती है कल शाम को तुम्हारा अपॉइंटमेंट है
और वो जया को समझा देती है कि डॉक्टर से कुछ भी मत छुपाना। फिर वो कॉल करके अपने एक एडवोकेट दोस्त को बुलाती है जो उसका बचपन का दोस्त है। उसका नाम है सूर्या। सूर्या रेस्टोरेंट पहुंचता है और कहता है मैं यहाँ कुछ खाना खाना चाहता हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन अकेले नहीं। जया कहती है मुझे घर जाना होगा, लेकिन सूर्या जया से पूछने लगता है खा कर जाइए, बताइए क्या खाइएगा। जिस पर जया सोच में पड़ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी जया अपने पति और अपनी बेटी के साथ बाहर डिनर पे जाती थी तो पार्थो ही अपनी पत्नी के लिए खाना ऑर्डर कर देता था। जया अपने लिए कुछ भी डिसाइड कर ही नहीं पाती थी। उस दिन को याद करके जया रोने लगती है। सूर्या उसे कहता है आप वॉशरूम जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाइए, और वो मोह से कहता है तुम्हारी दोस्त को काउंसलिंग की जरूरत है। श्रुति अपनी माँ को लेकर चिंता कर रही थी, लेकिन उसके पापा उसे समझा देते हैं कि तुम्हारी नानी, मामा, मामी सबको एक साथ है, तुम्हारी माँ को क्या ही प्रॉब्लम होगा। जया पार्थो को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। अब सोने का वक्त हो जाता है और जया सोफे पर ही सोने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि तिया अपने कमरे में उसे सोने नहीं देगी। अगले दिन जब जया अपने ऑफिस जा रही होती है तो ऑफिस के बगल में जो बूढ़ी औरत रहती थी उसकी डेथ हो गई थी। पड़ोस में लोग बात कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अच्छा ही हुआ वो बूढ़ी औरत चली गई। परिवार के लोग भी उसे परेशान थे। अब ऑफिस पहुंचने के बाद मोह उसे कहती है कि थर्सडे की रात मेरे घर पर कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तुम्हें भी आना होगा। जया पूछती है तुम्हारा जन्मदिन है क्या? वो हंसते हुए कहती है नहीं, बस घर को लेकर एक केस चल रहा था जो मैं जीत गई हूँ, अब मैं अपना शेयर बेच पाऊंगी। जया उसे पूछती है तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? मोह कहती है किसने कहा मैंने शादी नहीं की, खैर उस बात को छोड़ो, और थर्सडे को मेरे घर पे आना है। आखिरकार जया डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसे कई सवाल पूछती है कि आपके पति आपके साथ क्या करते हैं, आपको मारते हैं, पीटते हैं, आपके साथ जबरदस्ती करते हैं? जया कहती है नहीं। घबराते हुए जया बता देती है कि मेरे वजह से मेरी बेटी का सिर फट गया, आपको लग रहा होगा मैं बहुत बुरी माँ हूँ। डॉक्टर कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस समझना है कि हुआ क्या था। डॉक्टर उसे कई सारे सवाल पूछने लगती है और जया से पूछती है कि तुम्हें तुम्हारे पति में क्या पसंद आया, पहली बार तुम्हें तुम्हारा पति कैसा लगा था? लेकिन इसका जया कोई जवाब नहीं दे पाती। वो कहती है कि बचपन से ही वो बहुत शांत रहती थी, इस वजह से कई लोग उसे बेवकूफ समझते थे। बात बात पर वो रोती थी। डॉक्टर उसे पूछती है कि ऐसा क्या चीज है जिसमें तुम अच्छी हो? जया कहती है ड्राइंग में, और मैं गाती भी अच्छा हूँ। डॉक्टर पूछती है कि शादी के बाद भी तुम गाया करती थी? जिसके बाद जया याद करती है उस दिन को जब वो अपने पति के सामने एक शाम गाना गा रही थी, तो उसका पति उसे कह देता है कि ये कोई कोठा नहीं है कि हर शाम तुम शुरू हो जाती हो। जया को काफी बुरा लगता है, जिसके बाद से वो कभी गाना नहीं गाई। अगली सुबह उसकी माँ उसे पूछती है कि डॉक्टर ने कोई दवाई दिया कि नहीं? जया कहती है नहीं, सिर्फ बातचीत हुई। उसकी माँ उसे समझाती है कि पार्थो लाखों में एक है, और अपनी बेटी से पूछती है कि तुम जैसे ऐशो आराम में रहती हो ये तो हमें कभी नसीब ही नहीं हुआ, तुम्हारे पापा ने हमें क्या ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं कभी गुस्सा होकर मायके नहीं चली जाती थी तुम्हारी तरह। वो अपनी बेटी को समझा देती है कि अभी चूरनी तेरे साथ मीठी मीठी बातें कर रही है, लेकिन कुछ दिनों में वो भी तुझे घर से निकालने के लिए तेरे पीछे पड़ जाएगी। जया वहाँ से चली जाती है ये बोलकर कि आज मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ और डिनर वहीं कर लूंगी। अब मोह के घर पे सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर जया का भी मूड अच्छा था। सूर्या वहाँ गाना गाने लगता है गिटार बजाते हुए, और वहाँ जया खुद को रोक नहीं पाती और वो भी गाना गाने लगती है, और उसकी मीठी आवाज सुनकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। घर पर जया को ना देखकर फिर से उसकी बहन तिया जया के बारे में उल्टा सीधा बातें करने लगती है अपनी भाभी के सामने। चूरनी उसे समझाती है कि तुम्हारी दीदी ने तो बता ही दिया था कि वो अपने दोस्त के घर जा रही है, वो लेट होगी, तुम बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? तिया कहती है देखना चाहती हूँ कि जया पार्टी में जाकर करती क्या है, पति ने तो घर से निकाल दिया और पार्टी करने के लिए वो चली गई। पार्टी में सूर्या और जया एक साथ बातें कर रहे थे और सूर्या बताता है कि वो अपने घर में अकेले रहता है, उसकी माँ थी लेकिन 2 साल पहले वो गुजर गई। जया पूछती है खाली घर पिंजरे की तरह नहीं लगता? सूर्या कहता है नहीं, दिन भर तो अदालत में घर को टूटते हुए देखता हूँ, एहसास होता है कि ज्यादातर घर पिंजरे ही होते हैं। सूर्या उसे पूछता है सुना है आपके घर में भी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जया जब अपने घर आना चाहती थी तो मोह सूर्या से कहती है जया को घर छोड़ दो। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो तिया उन दोनों की तस्वीर खींच लेती है। रात में वो अपने पति को फोन लगा रही थी लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। बहुत समय के बाद श्रुति कॉल उठाती है जो अपनी माँ से कहती है कि मैं बाद में कॉल करूंगी, पापा बहुत गुस्से में हैं। लेकिन असली में
श्रुति भी अपनी माँ से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी की आवाज सुनकर जया के चेहरे पर एक रौनक जरूर आ गई थी। एक शाम पार्थो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट आता है और वहाँ ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि उसी रेस्टोरेंट में जया भी मोऊ और सूर्या के साथ आई हुई थी। बहुत दारू पीने के बाद पार्थो अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है और वहाँ सबके सामने तमाशा करने लगता है। यहाँ तक कि वो सूर्या से एक घिनौना सवाल पूछता है कि इस औरत का रेट क्या है। अपनी ही पत्नी के बारे में वो ऐसी गिरी हुई बातें कर रहा था। ये सुनकर सूर्या का भी खून खौल जाता है और दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। वहाँ पार्थो सबके सामने अपनी पत्नी को इतना गंदा गंदा गाली देता है कि सुनने वालों को यकीन नहीं होगा। जया बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है और चली जाती है वहाँ से। अगले दिन जया अपने ऑफिस में होती है तो उसकी माँ उसे कॉल करके जल्दी बुलाती है। कहती है पार्थो की तरफ से एक कुरियर आया है। सब परिवार देखते हैं कि ये डिवोर्स नोटिस था और उसमें लिखा हुआ था क्योंकि जया अपनी बेटी का सिर फोड़ दी थी, जया दिमागी तौर पर अनस्टेबल है, इसीलिए उसे डिवोर्स चाहिए। एक झूठ भी लिखा हुआ था कि जया घर में डोमेस्टिक वायलेंस करती है और एक चीज ये भी लिखा हुआ था कि पार्थो अपनी बेटी का फुल कस्टडी चाहता है। जया घबरा गई थी क्योंकि ऐसे घिनौने आदमी के साथ वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। जया तुरंत अपनी दोस्त मोऊ को कॉल करती है और डिवोर्स के बारे में बता देती है। वो जया को समझाती है कि बिना वकील के कुछ मत करना। अगले दिन अजय अपनी बहन जया को लेकर और मोऊ सूर्या के पास जाते हैं। अजय सोच रहा होता है कि जया और पार्थो की लाइफ में सब कुछ इतना परफेक्ट है, पता नहीं डिवोर्स लेने की क्या जरूरत है। सूर्या जया से पूछता है कि आपको क्या करना है। जया डिसाइड नहीं कर पा रही थी। सूर्या उसे कहता है ये कोई होटल का मेन्यू नहीं है, ये आपकी जिंदगी है, डिसीजन आपको ही लेना होगा, कोई और आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता। पार्थो की माँ भी अपने बेटे को समझा रही होती है कि डिवोर्स कोई हल नहीं है, मगर पार्थो कहता है कि जया उसके लिए एक बोझ है और वो उस पर अपना फिजूल खर्च नहीं करने वाला। तभी उसका वकील अर्जुन उसे कॉल करता है और पार्थो अर्जुन को समझा देता है कि कुछ भी हो डिवोर्स हो जाना चाहिए। मुझे पता है जया इस डिवोर्स के लिए नहीं मानेगी। जया सूर्या के सामने कहती है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। सूर्या उसे बताता है फिर तो आपको प्रूफ करना होगा कि आप मेंटल अनस्टेबल नहीं हैं, आपको डिवोर्स चाहिए या नहीं, जिस पर वो सिर हिलाकर ना कहती है। मोऊ जया से पूछती है क्या तुम सही में उस इंसान के साथ रहना चाहती हो। फिर हम जया के साइकेट्रिस्ट को देखते हैं और वो डॉक्टर जया से पूछती है कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्या करता है। जया कहती है वो मुझे गाली देता है, मेरी बेइज्जती करता है। सूर्या उसे समझा देता है कि आपका पति आपको पब्लिक के सामने बेइज्जती करता था, लेकिन अब ये बात हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और ये पर्सनल नहीं रहा, इसीलिए बेझिझक आप मुझे सब कुछ बताइए क्योंकि आपका पति आपके साथ वर्बल अब्यूज करता था। इसी के आधार पर हम इस केस को लड़ेंगे। अगले दिन से कोर्ट में ट्रायल शुरू होना था। जया बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसकी भाभी उसे संभालती है और कहती है कि माँ से बच्चे को अलग करना इतना आसान नहीं होता। अजय अपनी बहन को लेकर कोर्ट चला जाता है और वहाँ पर डॉक्टर की कही गई बातों को वो याद करती है कि अगर तुम खुश नहीं हो तो किसी और को खुश कैसे रख पाओगी, खाली कप से किसी को पानी दिया जा सकता है क्या। कोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ पर जया श्रुति से मिलती है, लेकिन उसकी सास श्रुति को लेकर वहाँ से चली जाती है। सबसे पहले नौकरानी को बुलाया जाता है और पार्थो के साइड का लॉयर अर्जुन उसे पूछताछ कर रहा था तो नौकरानी बताने लगती है कि वो 7 साल से उस घर में काम कर रही है और कहती है जया बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं अचानक हाल ही के दिनों में उसे क्या हो गया। एक दिन तो घर में आग लग गया था। फिर पार्थो की माँ को बुलाया जाता है जो कहती है कि वो कुछ दिन पहले ही आई है, वो तो अपने गाँव में रहती है और वो जया के बारे में कहने लगती है कि वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। काम करके वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अर्जुन जज से कहता है कि विटनेस की बातों से पता चलता है कि जया मेंटली अनस्टेबल है, मगर सूरज कहता है कि इस बात का कोई एविडेंस इन्होंने नहीं दिया। अब घर वापस आकर सूर्या जया को बताता है कि अगले दिन जरूर वो लोग श्रुति को कटघरे में बुलाएंगे। सूर्या जाता है साइकेट्रिस्ट से बात करने जो बताती है कि वर्बल अब्यूज का लंबे समय से सामना करने के वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, अपने आप में ही खोए रहना, किसी से बात ना करना, बात करते करते अटकना, ठीक से डिसीजन ना लेना, और ये सारे सिम्टम जया में देखे जा सकते हैं। अब अगले दिन कटघरे में श्रुति को बुलाया जाता है और अर्जुन उसे पूछता है क्या तुम्हारी माँ में हाल ही में कोई बदलाव देखने को मिला है। श्रुति बताने लगती है कि उसकी माँ हमेशा चीजें भूल जाती हैं। एक दिन तो वो मुझे ट्यूशन से लाना भूल गई थी, टिफिन देना भूल जाती है। ट्रायल के बाद जया अपनी बेटी से बात करती है, पूछती है
कि तुम कैसी हो, लेकिन श्रुति कोई जवाब नहीं देती। वो अपनी बेटी से कहने लगती है, कभी कभी मैं जरूर बातें भूल जाती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, कभी फोन भी नहीं करती हो। श्रुति कहती है, मैं क्यों फोन करूंगी, मैं अपने पापा और दादी के साथ अच्छी हूँ, मुझे तो तुम्हारे साथ रहने में डर लगता है, तुम कब मेरा दोबारा सिर फोड़ दोगी, किसको क्या पता, तुम नॉर्मल हो ही नहीं। पार्थो अपनी बेटी को वहां से लेकर चला जाता है। सूर्या जया को समझा रहा होता है कि अब जंग शुरू हो गई है, तो पीछे हटने के बारे में मत सोचिए, सब सच बता दीजिए, तभी हम लोग ये केस जीत पाएंगे। सच कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो, मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। जया कहती है, सबके सामने ये सब मैं कैसे बताऊंगी। सूर्या उसे समझाता है कि कोर्ट में लोग आपको पागल बोल रहे हैं, आप एक बुरी माँ हैं, रेस्टोरेंट में सबके सामने आपके पति ने आपको जलील किया, आपका पति आपको गंदी गंदी गाली देता है, और जब तब आपको शर्म नहीं आ रही थी तो फिर कोर्ट में सबके सामने सच बोलने में कौन सी शर्म। घर में जया की माँ उसे समझा रही होती है कि भीख मांग, पैर पड़, जैसे भी हो अपनी शादीशुदा जिंदगी बचा ले। जया कहती है, उस घर में मेरी बेटी अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो फिर मैं क्यों लड़ूं उस जिंदगी के लिए जहाँ मैं घुट रही हूँ। अब खुद के सम्मान के लिए लड़ने का समय आ गया है। वो अपनी माँ के सामने टूट जाती है और कहने लगती है कि उसका पति उसे क्या क्या बोलता है, और ये गंदी गंदी बात सुनकर जया की माँ और तिया का भी होश उड़ गया था, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि पार्थो में कोई बुराई है ही नहीं। जया अपनी माँ से पूछती है, क्या कभी मेरे पापा ने तुमसे ऐसा कुछ बोला है, लेकिन मेरा पति मुझसे हमेशा ऐसे बोलता है, लेकिन मैं चुप रहती हूँ। मुझे लगता है कि एक दिन तुम मुझसे पूछोगी कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन माँ तुम मुझसे कभी बात करती नहीं थी, हमेशा पार्थो की साइड लेती थी। अगले दिन जया अपने पापा को नहलाती है, जिस पर उसके पिता भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। अगले दिन कोर्ट में वर्बल और मेंटल अब्यूज का इशू बनाकर सूर्या केस को लड़ने लगता है और कहता है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और कई सारे चार्जेस लगाकर जया अपने पति के खिलाफ एक और केस शुरू कर देती है, क्योंकि अब बात उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी की नहीं बल्कि जया की सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम की थी। खैर लॉज्जा सीजन 1 यहीं पर खत्म होती है, लड़ाई अभी भी बाकी है जो सीजन 2 में जारी रहेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।